हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग आज समझेंगे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में हम लोग सीख रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के विषय में लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है और फिर ये समझा था कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का क्या इंपॉर्टेंस है। अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से हम लोगों ने इंपॉर्टेंस के बारे में देखा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। ठीक है, कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है सो एक इफेक्टिव इफिशिएंट वर्कफोर्स को बहाल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कितना ज़रूरी है। अभी हम लोग समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो एक दिन में जो है सो इवोल्यूट होकर के आज हम लोग के सामने नहीं आया होगा। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ने भी एक लंबी जर्नी जो है सो तय की होगी। साथ में पैरेलल किसके, तो जो भी इंडस्ट्री जिस तरीके से जर्नी तय कर रही है उसी तरीके से ये भी एक इंडस्ट्री का क्या है, हिस्सा ही है। तो जब ये इंडस्ट्री का हिस्सा है तो इसने भी किस तरीके की जर्नी को तय किया है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है का जो ट्रेस है इवोल्यूशन के टर्म्स में कि किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ है थ्रू सेवरल फेजेस इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट, किस तरीके से अलग अलग फेज के दौरान इसका डेवलपमेंट हुआ है। फेज इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, किसके आधार पे, तो साइकोलॉजिकली क्या जो है सो बदलाव हुआ है, समाज पे क्या प्रभाव डालते हुए इसका बदलाव हुआ है। मैनेजमेंट के परफेक्ट में अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के टर्म्स में कैसे बदलाव हुआ है और इस मैनेजमेंट का इंडस्ट्री में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस के आधार पे कैसे बदलाव हुआ है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर किस तरीके से चेंज हुआ है उसको हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए हर चीज़ चेंज, जैसे पहले ऐसे चौक वाला बोर्ड चलता था, मार्कर हुआ, फिर इस तरीके का बोर्ड आया। अब हो सकता है कि कुछ और ये आ जाए, बोर्ड का या पढ़ाने का कुछ और जो है सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो तकनीक है वो तकनीक जो है, जो स्किल्स आप कह सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स है एक तरीके का, उसमें किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति से पहले के समय क्या होता था कि लोग जो है सो छोटे छोटे जो है सो यूनिट्स में हैंडमेड जो है सो चीज़ों को बनाते थे और वही फैक्ट्री था उसका। क्या है, क्राफ्ट सिस्टम था। वर्क वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्मॉल वर्कशॉप, छोटा छोटा वर्कशॉप होता था विथ इंडिविजुअल्स और फैमिलीज, मतलब कोई कुछ लोग मिल करके खुद से या फिर परिवार के लोगों के साथ मिल करके जो है सो कुछ भी बुनते थे या कुछ इस तरीके का फैक्ट्री चलता था। इंगेज्ड इन स्पेसिफिक क्राफ्ट्स, मतलब क्राफ्ट्स बेस्ड जो है सो इंडस्ट्री था। तो फोकस ऑन इंडिविजुअल, अगर इसमें अगर अच्छा करना होता तो क्या करना होता है, इंडिविजुअल कोई आदमी अच्छा सीख ले। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बुनकर है, वो कुछ बुनना चाहता है तो क्या करेगा, तो जो लोग बुनता है उसके पास जाएगा और अच्छा से उससे सीख के आ जाएगा। तो क्या था कि फोकस ऑन इंडिविजुअल, जिसके कारण जो है सो लोग पर्सनल स्किल्स को एक जो है सो अच्छे फॉर्मेट में विथ लिटिल फॉर्मल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट थ्योरीज, मतलब थोड़ा सा उस स्किल्स को अच्छे से बस सीख ले। और यही समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर था कि आप स्किल्स को अच्छे से सीख ले रहे हैं और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यही ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। ये बात है प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब औद्योगिक क्रांति से पहले की बात है। समय के साथ जो है सो चेंजेज हुआ और उसके बाद दूसरा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आया पहले, तो दूसरा जो फेज है इसका वो क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी की कहानी हम लोग देखेंगे। शिफ्ट टू फैक्ट्रीज, ये जो छोटा छोटा लोग कारीगर, तो ये सारा काम फैक्ट्री के आधारित होने लगा, मतलब फैक्ट्री में ये सारा काम होने लगा। तो द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अब इंडस्ट्री हुआ तो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हुआ, क्रिएटिंग अ नीड फॉर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ वर्क। तो इसमें ज़रूरत होने लगा कि भाई एक जो काम होना चाहिए वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा मास लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है तो मास लेवल पे जो है सो वर्कर्स इन्वॉल्व हो रहा है, मास लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ उसका शिपमेंट होना है। तो ये सारा चीज़ जो है सो लगा कि हाँ ये सारा चीज़ जो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तो इस कड़ी में जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट एक जो है सो आया कि भाई साइंटिफिकली जो है सो मैनेज करें। तो फ्रेडरिक टेलर का नियम आया। टेलर जो है सो एम्फसाइज टास्क स्टैंडर्डाइजेशन, टाइम स्टडीज एंड इफिशियंसी। इन्होंने ये बताया कि भाई
कुछ जो टास्क है उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, जो भी मतलब जॉब है, जो भी वर्क है, उसका क्या होना चाहिए, तो एक जो है सो स्टैंडर्ड बनाइए आप। उसके बारे में, उसके बाद फिर टाइम के बारे में अध्ययन किया इन्होंने, और फिर इफिशियंसी के बारे में कि भाई टाइम भी होना चाहिए, अध्ययन किया इफिशियंसी के बारे में और टास्क के बारे में। तीन चीज, जैसे मान लीजिए कोई भी काम कितना है, उस काम का क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, उस काम में कितना समय लग रहा है इसका भी कैलकुलेशन होना चाहिए, और फिर उसके कारण जो नेट जो रिजल्ट आ रहा है उस नेट रिजल्ट में कितना ज्यादा इफिशियंसी है इसका भी आकलन होना चाहिए। तो ये दूसरा जो फेज था उसमें बात हुई इस पे। इसमें की कंट्रीब्यूशन क्या था, वर्क स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंसेप्ट द बेस्ट वे टू परफॉर्म टास्क। इतने चीजों पे अध्ययन करने के बाद वर्क पे, टाइम पे और इफिशियंसी पे क्या जो है सो कंट्रीब्यूशन हुआ इसके अध्ययन का, कि पता चला कि वर्क स्पेशलाइजेशन क्या होता है। कि मतलब जैसे अब ऐसा नहीं कि कोई काम कोई भी कर देगा, हर काम के लिए वर्क का क्या होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। स्पेशल मशीन पे स्पेशल पर्सन के द्वारा स्पेशल टास्क परफॉर्म होगा, ठीक। तो वर्क स्पेशलाइजेशन हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर, अब जैसे ही काम बट गया तो लेबर भी बट जाएगा, मतलब जो भी एम्प्लॉय है वो बट गया, और उसके बाद जो बेस्ट तरीका है काम करने का इस पे काम हुआ। लेकिन इसमें एक आप समझ लीजिए कि जो है सो क्रिटिसिज्म है कि इसमें आदमी का जो इग्नोर किया गया ह्यूमन फैक्टर को, और फोकसिंग सोलली ऑन इफिशियंसी, मतलब सिर्फ ध्यान दिया गया कितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ह्यूमन पे बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया गया इन कंपेरिजन टू इफिशियंसी, ठीक। अब इसके बाद तीसरा जो फेज है वो है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट 1930 से 1950 के बीच में। इसमें हॉथरॉन स्टडीज या फिर इल्टन मेयो, इन्होंने क्या कहा कि भाई कंडक्टेड एट द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, दीज स्टडीज शो दैट सोशल फैक्टर एंड एम्प्लॉयज एटीट्यूड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी। अब यहां तक तो आ गया कि हाँ भाई काम अच्छे से होना चाहिए, लेकिन ये जब अध्ययन किए एक इलेक्ट्रिक कंपनी में तो इन्होंने ऐसा पाया कि सोशल फैक्टर मतलब सामाजिक जो फैक्टर है वो, और जो एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है, ठीक है ना, एम्प्लॉय का एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है किसको, तो प्रोडक्टिविटी को। यहाँ पे ये बात का पता चला 1930 से 1950 के बीच में। इससे ये पता चला, इसका की इनसाइट्स क्या रहा कि द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, लोगों को पता चला कि टीम वर्क अगर होगा तो काम अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए एम्प्लॉय के बीच में, और एम्प्लॉय का मोरल अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। इस पे काम किया जाना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा। उसके बाद अब्राहम मेल्सन हेनरी ऑफ नीड्स हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिस्फाइंग एम्प्लॉयज नीड्स फॉर मोटिवेशन। इन्होंने क्या कहा कि एम्प्लॉय का सेटिस्फाइड होना जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन किसका, एम्प्लॉयज का, जिससे क्या बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। जैसे कोई भी लोग काम कर रहा है किसी भी कंपनी में, और उस कंपनी में वो अगर सेटिस्फाई होगा तो अच्छा वर्क करेगा, और अच्छा वर्क करेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो ऐसा फिर क्या पता चला 1930 से 50 के बीच में, ये थर्ड फेज था, ठीक। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ जो है सो बिहेवियरल साइंस एरा। इसमें हम लोग बिहेवियर के बारे में समझे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का क्या हुआ, तो इंटीग्रेशन हुआ, और इस इंटीग्रेशन के साथ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज लाइक मोटिवेशन, लीडरशिप और ग्रुप डायनामिक्स। इसमें क्या है कि भाई लोगों का मोटिवेशन होना चाहिए काम के प्रति, जो भी वर्क कर रहा है उसके प्रति, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने वाला एक लीडरशिप होना चाहिए, ठीक है ना। कि अब ऐसा नहीं कि 50 मशीन है 50 लोगों को आप लगा दिए, ऐसी ये नहीं है कि 50 मशीन है 50 लोगों को आप लगा रहे हैं तो उस 50 लोग जो है सो 50 लोग मोटिवेटेड रहे अपने काम के प्रति, नहीं तो थोड़ा देर के बाद कहेगा मशीन खराब है। अरे छोटा फॉल्ट होता है तो वो ठीक करे फिर काम करें। प्लस उस 50 लोगों को मॉनिटर करने के लिए एक जो है सो लीडर होना चाहिए, मॉनिटर इन द सेंस कि गाइड करने के लिए एक लीडर होना जरूरी है, और एक ग्रुप डायनामिक्स के बारे में कि एक ग्रुप के लोगों को आप जैसे किस तरीके से ग्रुप में बांटें, कि ये प्रोडक्शन का ग्रुप है, ये सेल्स का ग्रुप है, ये जो है सो शिपमेंट का ग्रुप है, ये ग्रुप वाइज कैसे आप चीज़ों को बांटें। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, इसमें पहली बात आ गया कि मोटिवेटेड कैसे रहे एम्प्लॉयज, लीडरशिप और ग्रुप डायनामिक्स का रोल है। दूसरी बात है कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सोशियोलॉजिस्ट
ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है और क्या वहाँ का कल्चर है, इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे पड़ता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मतलब कितने लेयर में ऑर्गेनाइजेशन बटा हुआ है, एक जो है सो वर्कर्स है, वर्कर्स के ऊपर सुपरवाइजर है, मैनेजर है, मतलब किस तरीके से लेयर में क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और क्या कल्चर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डीप में जब, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को डीप में देखेंगे। कल्चर कहते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर है कि वहाँ हर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, किसी में कल्चर है कि हर वीकेंड जो है सो वेकेशन रहेगा, ये सब भी कल्चर है एक तरीके का। किसी में ये कल्चर है कि आपको जो है सो ईयर में एक जो है सो हॉलीडे ट्रिप मिलेगा फ्री, तो ये सारा कुछ कल्चर का ही हिस्सा है, ठीक है ना। किसी में कल्चर है कि ड्रेस कोड है, ठीक है, तो ये भी एक कल्चर है कि हर कोई एक समान दिखता है। किसी में कल्चर है कि ड्रेस कोड नहीं है। किसी में टाइमिंग का ये है कि टाइम आपको पकड़ना है। किसी में है कि नहीं आप जल्दी आइए, देर से आइए, कोई दिक्कत नहीं है, काम होना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है सो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है और ये इफेक्ट करता है। उसके बाद दो थ्योरी डॉगलस एमसी जॉर्ज साहब ने दो थ्योरी दिया। एक थ्योरी था एक्स और एक थ्योरी था वाई। एक्स थ्योरी क्या कहता है कि एम्प्लॉय को काम करना पसंद नहीं है और इसीलिए एक सुपरवाइजर होना चाहिए जो उसको हमेशा मॉनिटर करे। क्या कर रहा है, थ्योरी एक्स जो एम्प्लॉयज डिसलाइक वर्क एंड नीड टू कंट्रोल, मतलब उसको कंट्रोल करके और काम करवाना है। वहीं वाई थ्योरी क्या कह रहा है कि एम्प्लॉय जो है सो सेल्फ मोटिवेटेड होगा और वो जो है सो चाहता है कि हमको कुछ ना कुछ जिम्मेवारी दें। ये थ्योरीज को कहते हैं हम लोग वाई थ्योरी। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखें तो ये है एक्स थ्योरी और ये है वाई थ्योरी। एक्स थ्योरी में क्या है कि मैनेजमेंट और ये स्टाफ इसको दबा के रखना, तो ये एक्स थ्योरी कहता है। जनरली छोटा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ये वाला अभी भी कई जगह पालन होता है। वहीं मतलब ऐसा मानना है कि नहीं हम नहीं मॉनिटर करेंगे तो काम ही नहीं करेगा, ऐसा। वाई थ्योरी कहता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए और एम्प्लॉय चाहता है कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे और फिर उस हिसाब से वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। क्या है थ्योरी एक्स, ऑथराइजेशन, रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल, टाइट कंट्रोल, नो डेवलपमेंट प्रोड्यूसेस लिमिटेड डिप्रेस्ड कल्चर, ठीक है। थ्योरी वाई, लिबरलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल, अचीवमेंट एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अचीविंग बाय इनेबलिंग, एम्पावरिंग एंड गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब उसको एम्पावर करने के लिए इसमें एम्पावर होगा एम्प्लॉय का और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेगा खुद से और उसको अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो ये है वाई थ्योरी और ये है एक्स थ्योरी। इसके बाद फिर और इवोल्यूशन हुआ और सिस्टम्स थ्योरी आया 1960 में। ये क्या कहता है सिस्टम थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन एज ओपन सिस्टम, मतलब एक संगठन जो है एक ओपन सिस्टम है, मतलब कोई अपनी बातों को रख सकता है, विचार को रख सकता है। आप समझ लीजिए एक जो है सो लोकतंत्र टाइप का चीज है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंड मस्ट अडेप्ट टू सर्वाइव, ऐसा होना चाहिए संगठन कि जो इंटरेक्ट करे अपने एनवायरनमेंट से और ऐसा जगह होना चाहिए जहां सर्वाइव किया जा सकता है। एम्फाइज ऑन इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन डिपार्टमेंट एंड फंक्शन, अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे पे निर्भर रहना चाहिए और इसी के अनुसार जो है सो उसका फंक्शंस निर्भर रहना चाहिए और काम चलते रहना चाहिए। तो ये सिस्टम थ्योरी आया 1960 में। इसके बाद सिक्स्थ जो फेज था ओबी के जो है सो हिस्ट्री का, वो है कंटीजेंसी थ्योरी जो 1960 से 1970 में आया। नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोचेस, इफेक्टिव मैनेजमेंट डेवलप्स ऑन सिचुएशनल फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड वर्क फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कर रहा है, इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है सो डिपेंड करता है कि कैसे सिचुएशनल आप जो है सो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे तकनीकी का कोई अगर चेंजेज हो रहा है तो उसको अडॉप्ट करना है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को अडॉप्ट करना है और वर्क फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करना है। तो ये कंटीजेंसी थ्योरी 1960-70 के समय में आया। इसके बाद फिर आया 7वें नंबर पे मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा नया युग, नया युग में ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी। इसमें क्या हुआ, इंक्रीज फोकस ऑन मैनेजिंग डाइवर्सिटी, वर्चुअल टीम्स और इनोवेशन। मतलब इसमें आप मैनेज करें किसको, तो इंक्रीज फोकस ऑन मैनेजिंग डाइवर्सिटी, अलग अलग विविधता की चीजों को मैनेज करना। अब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जो है सो अगर क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग जो है सो क्या बोलते हैं विचारधारा को मानने वाला लोग है, तो उस सब को आप कैसे जो है सो एक साथ लेकर के चल सकते हैं, इस पे फोकस होने लगा। ठीक, उसके बाद वर्चुअल टीम्स बनने लगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है हम किसी को जानते नहीं है, मतलब फिजिकली, मतलब सामने से देखे नहीं है, ऐसे मिले नहीं है फेस टू फेस, लेकिन जो है सो
वो हमारे टीम का हिस्सा है, तो उस टीम के मेंबर को आपको मैनेज करना है। तो वर्चुअल टीम्स पे काम होने लगा और इनोवेशंस, अलग अलग खोज पे। एम्फेसाइजेज ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस। इस पे काम होने लगा कि इंटरपर्सनल स्किल्स को समझा जाए और जो है सो जो सिंपैथी या सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड चेंज मैनेजमेंट, हाईलाइटेड बाय थॉट लीडर्स लाइक एडगर सेंस एंड जॉन कॉटर्स। पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फोकस ऑन स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोचेस, रेसिलियंसेस, एम्प्लॉयज वेलबींग। मतलब अब ये सब काम होने लगा कि एम्प्लॉयज को कहाँ अच्छा सुविधा मिल रहा है, मिलना चाहिए। उसके बाद जो है सो उसको जो है सो स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रेंथ पे फोकस किया जाने लगा कि उसका ट्रेनिंग करवाइए या फिर उसका जो है सो स्किल्स को इम्प्रूव करवाइए। तो इस पे काम होने लगा। ठीक, तो ये जो है सो ग्लोबल फैक्टर है। 8th जो है वो है करेंट ट्रेंड, अभी कैसे चल रहा है। तो अभी जो है सो एआई बिग डेटा का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का रोल्स इन्वॉल्व हो चुका है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। डाटा ड्राइवन इंसाइट्स इनटू एम्प्लॉयज बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। हर आदमी का एक एम्प्लॉय कोड है और उसमें उसका सारा कुछ पता है कि वो कैसा है, नहीं है, किस तरीके का वर्क परफॉर्म करता है, डेडलाइन से पहले काम करता है, डेडलाइन के बाद काम करता है, तो ये सारा कुछ पता है। डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, एम्फेसाइज ऑन करंट इंक्लूसिव वर्कप्लेस और सस्टेनेबल एंड इथिकल लीडरशिप, गेट फोकस्ड ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इथिकल डिसीजन मेकिंग। क्या कर रहा है, करेंट ट्रेंड्स पूरा एआई का है और सारा डेटा फीडेड है आपके एम्प्लॉय कोड के साथ, और उसमें सारा जो बिहेवियर है या जो कुछ भी चीज़ है वो जिस पे भी फोकस किया जा सकता है वो सारा कुछ फीडेड है। ठीक है ना। अब अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ओबी हेल्प्स टू अप्रिशिएट द इंटरडिसिप्लिनरी रूट्स एंड ऑनगोइंग इवैल्यूएशन इन एड्रेसिंग कंटेम्परेरी वर्कप्लेस चैलेंजेस। क्या कर रहा है कि ये हम लोग को समझना इसलिए ज़रूरी था कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स के रूट्स को नहीं समझेंगे तो किस तरीके से इसका एवोल्यूशन हुआ है या फिर ऑन साइट कल के डेट में किस तरीके का मामला आ सकता है और क्या बदलाव आ सकता है, उसको कैसे हम लोग हैंडल करें, इसको समझने के लिए हिस्ट्री को समझना ज़रूरी था। तो हम लोगों ने टोटल 8 फेज में समझा है कि कैसे जो है सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का क्या हिस्ट्री रहा है और किस तरीके से एक जो है सो सिंगल, जो हम लोग बात किए कि बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले कैसे लोग जाकर के स्किल सीख करके आ जाता था, वही काम करता था। तो वही एक तरीके से उसका जो है सो सारा स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, वो सारा कुछ वही था। धीरे धीरे समय कैसे बदला और आज जो है सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर बिग डेटा के माध्यम से हर एम्प्लॉयज़ का डेटा रखा जाता है, उसके आधार पर उसका डिसीजन जो कुछ भी है वो सारा कुछ जो है सो उसी के आधार पे काम किया जाता है। तो ये कंटिन्यूअस जो एवोल्यूशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, ये सारा हम लोगों ने इस सीरीज में सीखा। फिर नेक्स्ट में हम लोग इससे आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।